15 अगस्त तक मराठी सीखो वरना चुपचाप महाराष्ट्र और मुंबई से बाहर निकल जाओ। ये दर्द उन 2,80,000 ऑटो ड्राइवर्स का है। भले ही सरकार ने ये शब्द नहीं कहे, लेकिन मुंबई की सड़कों पर दौड़ रहे हजारों ऑटो और टैक्सी चालकों को आज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। बांद्रा टर्मिनस मुंबई में क्या हाल है पब्लिक का। तो ये मराठी भाषा के पीछे देखो कितना पब्लिक गांव जाने के लिए लगी है। ये एक ऐसी तलवार है जो करीब 2,80,000 ऑटो ड्राइवर्स और 20,000 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर्स के सिर पर हर दिन लटक रही है। हमारे स्टेट में, उस राज्य में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य करने का अगर कानून बना है तो उसका पालन सबने करना चाहिए। इनमें से ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों से आए हुए लोग हैं। कुछ लोग 10 सालों से मुंबई में हैं, कुछ लोग 20 सालों से, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी इसी शहर के लिए न्यौछावर कर दी। लेकिन अब अचानक उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। 1 मई तक पहले कहा गया था कि मराठी सीखो। चुनौती सिर्फ एक भाषा सीखने की नहीं है, बल्कि अपनी रोजी रोटी बचाने की है। आमतौर पर एक ऑटो या टैक्सी चालक सुबह निकलता है और देर शाम तक सड़कों पर मेहनत करता है। दिन भर ट्रैफिक का तनाव, यात्रियों की बातें, कमाई की चिंता और परिवार की जिम्मेदारियां उसके साथ हमेशा उसी सफर में चलती रहती हैं। फिर रात को वो घर लौटता है ताकि अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिता सके, अपनी बीवी के साथ कुछ समय बिता सके और अगले दिन के लिए आराम कर सके। लेकिन इन दिनों मुंबई की कहानी कुछ अलग है। अब दिन भर ऑटो और टैक्सी चलाने के बाद वही लोग किसी स्कूल की बेंच पर मराठी सीखते हुए आपको दिखाई देंगे। कोई सरकारी संस्थान में मराठी सीख रहा है, कोई किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे भाषा केंद्र में पहुंच रहा है, तो कोई अपने मोबाइल फोन पर ही मराठी के वीडियो देखकर शब्द याद कर रहा है। वजह सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से अपना परमिट बचाना है, लाइसेंस बचाना है और अपने परिवार की कमाई का जरिया छिनने नहीं देना है। इसी भीड़ में एक नाम है शादाब कुरैशी का। ये रिपोर्ट द इंडियन एक्सप्रेस की है। 43 साल के शादाब करीब 3 दशक पहले दिल्ली से मुंबई आए थे। मुंबई ने उन्हें काम दिया, पहचान दी और जिंदगी को आगे बढ़ाने का मौका दिया। पहले उन्होंने मैकेनिक का काम किया था, फिर टैक्सी चलाना शुरू किया। साल दर साल गुजरते गए और देखते ही देखते मुंबई उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 30 साल के बाद उन्हें फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड में मराठी सीखनी पड़ेगी। शाम के करीब 6 बजे जब उनकी टैक्सी की ड्यूटी खत्म होती है तो आमतौर पर किसी भी इंसान का मन घर जाने का होता है। लेकिन शादाब का रास्ता अब घर की तरफ नहीं मुड़ता, वो सीधे नागपाड़ा के एक स्कूल की तरफ बढ़ जाता है, जहां मराठी सीखने की कक्षा चल रही होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर सबसे पहले पहुंचने वाले छात्रों में होते हैं। कई बार उनके दोस्त उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या कर रहे हो, कहते हैं कि किस उम्र में पढ़ाई करोगे। लेकिन शादाब मुस्कुराकर जवाब देते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। शादाब बताते हैं कि उन्हें मराठी समझने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। हालांकि ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। अगर कोई यात्री मुझे कहता है कि थांबा तो मैं समझ जाता हूं, थोड़े बहुत शब्दों को मैं समझ जाता हूं। लेकिन जब खुद मराठी में जवाब देने की बारी आती है तो मेरे पास शब्द नहीं होते, खासकर तब जब आरटीओ अधिकारी उनसे बात करता है। तेज रफ्तार मराठी उनके लिए मुश्किल बन जाती है। कई बार उन्हें लगता है कि इतने साल मुंबई में रहने के बावजूद वो ये भाषा को नहीं सीख पाए ठीक से। लेकिन देखिए, प्रेशर तो है। 2,80,000 ऑटो ड्राइवर्स, कितने लोग उसमें झारखंड से होंगे, बिहार से होंगे, बेहतर रोजगार, परिवार का पालन पोषण के लिए मुंबई गए होंगे। लेकिन हो क्या रहा है? 15 अगस्त तक सीख लो वरना निकल जाओ महाराष्ट्र से। आपका परमिट जाएगा, आपका लाइसेंस जाएगा। कितने लोगों ने ऑटो को फाइनेंस किया होगा, कितने लोगों ने अपना घर बार बेच करके, अपनी जमीन बेच करके मुंबई जैसी महानगरी में एक ऑटो या टैक्सी खरीदा होगा, ये सोच करके कि भैया यहां हमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। शिक्षक जब मराठी में परिचय देने को कहते हैं या बहुत सारे लोग वहां कहते हैं, तो अक्सर जो बाहर के लोग होते हैं, जैसे कुछ नॉर्थ इंडिया के, कुछ झारखंड के, कुछ बिहार के, वो असहज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आज का भारत है क्या? हम हर भाषा का सम्मान करते हैं,
हम हर भाषा का, हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन आज अचानक ये फैसला जो लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उन्हें यह अंदाजा भी नहीं है कि कितने सारे गिग वर्कर्स भी हैं इसके बाद, कितने सारे रैपिडो ड्राइवर्स, जोमैटो ड्राइवर्स, स्विगी ड्राइवर्स हैं जो वहां काम करते हैं, जो ओरिजिन में महाराष्ट्र के नहीं हैं। कोई वहां पढ़ने गया है तो सोचता है कि चलो हम 4 पैसे कमा लेंगे, हम जोमैटो चला लेंगे। कोई जाता है वहां तो बाइक खरीद लेता है रैपिडो चलाने के लिए कि चलो मेरा अपना पर डे का खर्च निकल जाएगा जिससे मैं रेंट दे सकूं। मुंबई में ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी कहानी शादाब जैसी है। 30 साल रहने के बाद भी मराठी सीखनी पड़ रही है। कई ड्राइवर अब अपने मोबाइल फोन को ही शिक्षक बना चुके हैं। पहले जहां उनके फोन में मनोरंजन वाले वीडियो चलते थे, अब वहां मराठी सिखाने वाले रील्स दिखाई देते हैं। कई लोग रोज मराठी अखबार खरीद रहे हैं। शुरुआत में उन्हें एक एक शब्द पढ़ने में कई मिनट लग जाते थे, लेकिन वे हार नहीं मानते। कोई ऑटो स्टैंड पर खाली समय में किताब खोल लेता है। ऐसा लग रहा है मानो पूरे महानगरी में परीक्षा चल रही है। 15 अगस्त तक कैसे भी करके मुझे थोड़ी बहुत मराठी सीखनी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट बचाना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरा ईएमआई चल रहा है ऑटो पे, टैक्सी पे, वो ना भर पाऊं। इस पूरी कहानी का सबसे भावुक पहलू शायद ये है कि कई लोग सिर्फ मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से मराठी सीखना चाहते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कहानी का 2 पहलू होता है, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। हम उनका सम्मान करते हैं जो मराठी सीख रहे हैं, लेकिन सोचिए, दिन रात ऑटो चलाना, ईएमआईज भरना, उसके बाद उसी ईएमआई से अपने घर को चलाना, बीवी के लिए राशन लाना, घर के लिए राशन लाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों की ट्यूशन फीस भरना, बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद कोई 7-8 बजे सीख रहा है। एक आंकड़ा हमने आपको बताया था, बड़ा दिलचस्प सा आंकड़ा था, मुंबई टियर 1 सिटीज में आता है। आपको पता है वहां आज भी करीबन 30 से 34%, यह आंकड़ा कई कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग साबित हो सकता है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन हम आपको जरूर देना चाहेंगे कि 30 से 34% लोग, जाहिर सी बात है, मुंबई में होंगे जो बाहर से आकर के टैक्सी और ऑटो चलाते होंगे। उन पे एक प्रेशर आ गया है। यह सरकार क्यों नहीं समझ रही है? आखिर 2,80,000 ऑटो ड्राइवर्स में से जाहिर सी बात है 50% लोग ऐसे होंगे जिनको मराठी बोलनी या फिर समझनी नहीं आती होगी, वो नहीं समझ पाते होंगे। ये बात है। ये स्टोरी बताने का उद्देश्य हमारा ये था कि आज भी ऐसे लोग हैं जो सच में सीखना चाहते हैं, लेकिन एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए हम पूरे कहानी का सारांश आपके सामने नहीं बता सकते। आज भी वो लाखों लोग हैं जो वहां मुंबई की सड़कों पर इस प्रेशर में, इस टेंशन के साथ जी रहे हैं, इस टेंशन के साथ ऑटो चला रहे हैं कि अगर हमने 15 अगस्त तक, यानी कि 1-2 महीने के अंदर नहीं सीखा मराठी, तो शायद हमारा परमिट कैंसिल हो जाएगा, शायद हमारे लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, शायद हमारा पूरा परिवार महाराष्ट्र से उठा करके फेंक दिया जाएगा। इस विषय पर कोई बात नहीं कर रहा, और सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है। आज जो ये चिंगारी लगी है ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को लेकर के, कल इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि यही चिंगारी कॉर्पोरेट में नहीं लगेगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि यही चिंगारी गिग वर्कर्स को नहीं लगेगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि हर रेड़ी वाला, ठेला वाला, सब्जी बेचने वाला को मराठी बोलना आना चाहिए? कल को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अगर यह ऐलान कर देंगे कि कोई उत्तर प्रदेश आएगा तो उसे भी हमारी लोकल भाषा बोलनी पड़ेगी। आप बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप करिएगा? 21वीं सदी का भारत है ये, हर राज्य का अपना अपना एक ही फैक्टर है, एजेंडा है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोयला है, बॉक्साइट है, आयरन है, इंडस्ट्रीज है। लोग यहां भी आते हैं काम करने से। यहां पे मैक्सिमम लोग जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, उसके जो हेड हैं वो साउथ इंडियन है, साउथ से आए हुए हैं। तो उनपे तो ये प्रेशर नहीं डाला जा रहा कि आप नागपुरी में बात करिए। बिहार में आने वाले समय में 30,000 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप किए जाएंगे, हायर अथॉरिटीज को अलग अलग टियर 1 शहरों से बुलाया जाएगा। उनके ऊपर जब प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप अभी जीडीपी के इन टर्म्स में बात करिएगा, डेवलपमेंट के इन टर्म्स में बात करिएगा, तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला स्टेट है। आने वाले समय में इंडस्ट्रीज का हब माना जाएगा। तो क्या आने वाले समय में जो भी उस वक्त उत्तर प्रदेश के महामहिम होंगे, अगर उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया तो कहां जाएगा हमारा भारत? मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि हर राज्य को एक अधिकार है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पिरो कर रखना,
लेकिन उन लोगों का क्या जो आज बस इसी उद्देश्य के साथ आए हैं कि अच्छा शहर है, 4 रुपए हमें ज्यादा मिलेगा, जिसके चलते हम वहां जाकर के रह रहे हैं। किसी को, यकीन करिएगा साहब, किसी को भी मजा नहीं आता है अपना घर, अपना गांव, अपने राज्य को छोड़ करके किसी अलग राज्य में जाकर के कमाना। कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर 4 पैसे मिलते हैं, अगर परिवार का पालन पोषण करना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे तरीके से अपने परिवार को संभालना है, बेटी की, बेटे की शादी करनी है, तो लोग मजबूरन जाते हैं दूसरे राज्य में कमाने के लिए। ये आज की हकीकत है, सच्चाई है। खैर, आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या अपडेट्स आएंगे, ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।